हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नए क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे और ये क्लास जो है याद रखिएगा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको लोगों को किसान विद्रोह के बारे में बताया था। तो विद्रोह एक अलग चैप्टर हो गया एक तरीके से। और जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए कौन कौन से संगठन बनाए गए हैं, इन सबको हमें यहाँ ध्यान से देखना है। तो कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान आंदोलन, याद रखिएगा पहले विद्रोह हुए थे, जैसे नील विद्रोह, पावना विद्रोह जिसे आपने वीडियो में देखा था, फड़के आंदोलन हुआ था। लेकिन जब किसानों का जब आंदोलन लगातार बढ़ने लगा, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया। कांग्रेस ने जो याद है ना, अपने अलग अलग अधिवेशनों में किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। चाहे वो लगान वृद्धि का मुद्दा हो, नील की खेती का मुद्दा हो, या किसी तरह से किसानों का शोषण का मुद्दा हो, तो ये एक तरह से एक मुद्दा बन गया। और राष्ट्रीय स्तर पे जो है बहुत सारे जो आंदोलन किसानों के हुए, वो याद रखिएगा उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना सहयोग दिया है। जैसे चंपारण से लेकर के तेलंगाना तक जो मिट्टी का विद्रोह हुआ, जो किसानों का विद्रोह हुआ, तो चंपारण याद रखना एक तरह से कि उसमें जो है महात्मा गांधी शामिल हुए। लेकिन बहुत सारे कांग्रेसी नेता भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने विद्रोह का समर्थन किया, उस आंदोलन का समर्थन किया। और चंपारण से महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय जो है पहचान मिल जाती है। और महात्मा गांधी वहीं से धीरे धीरे अपने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे व्यापक बढ़ाने लगते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को जो स्टार्टअप मिला था वो चंपारण से मिला था, चंपारण किसान आंदोलन से। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से आंदोलन किसानों से हुए हैं इनको हम ध्यान से देखेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग, बात करते हैं। याद रखिएगा, हम थोड़ा आरंभिक अगर हम चलते हैं तो प्रारंभिक काल में कांग्रेस केवल बुर्जुआ वर्ग तक सीमित थी। अर्थात कांग्रेस पहले किसानों के मुद्दों को लेकर नहीं काम करती थी। किसानों के जो मुद्दे थे, मैंने बताया था कि किसानों की जो समस्याएं थी, ऋण लेकर के उनका शोषण करना, बलपूर्वक उनकी जमीनों पर कब्जा करना, लगान में वृद्धि करना, ये सब तमाम कारण थे जिनकी वजह से किसान परेशान थे। लेकिन किसानों के मुद्दे जो है वो किसानों तक ही सीमित होते थे, उसको राष्ट्रीय स्तर पर या कोई संगठन उसको समर्थन नहीं करता था। यहाँ तक कांग्रेस भी समर्थन नहीं करती थी। और कांग्रेस का प्रारंभिक जो काल था वो बुर्जुआ वर्ग था और केवल भूपतियों के हितों की बात करना और कृषकों की बात उस समय कांग्रेस नहीं करती थी। कांग्रेस के जो अंदर होते थे वो लोग बुद्धिजीवी वर्ग होता था। उस समय पढ़े लिखे वर्ग लोग ही तक कांग्रेस में सीमित थे और मजदूर किसानों तक इनका कोई नाता नहीं था। उस दौरान कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया, न कांग्रेस के मुद्दे को कभी, किसानों के मुद्दे को कांग्रेस ने कभी छूने का प्रयास किया, क्योंकि वो बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में थी कह सकते हैं। और कांग्रेस प्रारंभिक अवस्था में जब थी तो उसके मुद्दे भी एक अलग तरीके से थे। पढ़े लिखे लोग थे, वो सुधारों की बात करते थे। लेकिन जैसे जैसे और नेताओं का जो है इसमें एंट्री होती है, महात्मा गांधी इसमें आ जाते हैं और कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों में धीरे धीरे कांग्रेस जो है किसानों के मुद्दों को उठाना शुरू कर देती है। जन आंदोलन का उदय कब होता है? जब गांधी जी द्वारा ग्रामीण जनता और किसानों का कांग्रेस में विलय किया गया, तब कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और उसका सपोर्ट करना शुरू किया। स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इसका विस्तार किया गया। तो याद रखिएगा, किसानों और मजदूर जब कांग्रेस से जुड़े तो कांग्रेस का विस्तार बढ़ गया और किसानों और मजदूरों को लगा कि हमारे जो मुद्दे हैं वो एक राजनीतिक पार्टी उठा रही है, तो हमें एक नई पहचान मिल रही है, हमारे मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है और हमारी बात को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का काम एक पार्टी कर रही है। इसीलिए जो भारत के किसान थे वो लगातार कांग्रेस से जुड़ते चले गए और कांग्रेस का दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आम जनता तक पहुंच जाता है। तो याद रखना, इसमें बहुत बड़ी भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी है, जिसके हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार उसके जो है अध्यक्ष थे। लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है। अगर इसको एक हम ब्रीफ करते हैं, बाकी इसके बारे में अलग से बताएंगे हम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ 16 में हुआ था, इसमें याद रखिएगा एक लखनऊ पैक्ट हुआ था और इसके तहत याद रखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल करके जो है अधिवेशन करते हैं। इसी अधिवेशन में याद रखिएगा जो आपका नरम दल था
और जो आपका गर्म दल था, याद रखिएगा दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे। तो जो कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था वो लखनऊ में आके दोबारा एक हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी आए हुए थे। वहीं पर जो है याद रखिएगा कांग्रेस जो है राजकुमार शुक्ल जो चंपारण किसान नेता थे, जो तीन कठिया पद्धति से परेशान थे, और जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ तो वहां पर आए और महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि आप एक बार चंपारण आए और आ करके हमारे जो है समस्याओं को सुने। तो लखनऊ अधिवेशन चंपारण में गांधी को चंपारण जाने का न्योता भी मिला था। तो याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन कई चीजों से इंपॉर्टेंस है। एक यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि जब राजकुमार शुक्ल लखनऊ में हमसे मिलने आए तो ना तो मैं चंपारण के बारे में जानता था, ना मैं नील की खेती के बारे में जानता था, और ना ही मुझे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। राजकुमार शुक्ल जब हमसे मिलने आए, उन्होंने मुझे बताया समस्या के बारे में, तो मैंने एक आम समस्याओं की तरह उसको देखा। ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप कभी उनकी आत्मकथा को सर्च करिएगा नेट पे, आपको मिलेगा ये चीज। उन्होंने लिखा कि मैं एक आम समस्या के रूप में मैंने इस समस्या को सुना, और जाते जाते मैंने उनसे इतना कहा कि जब मैं भारत का भ्रमण करूंगा तो भारत के भ्रमण में मैं चंपारण को भी शामिल कर लूंगा और चंपारण में आऊंगा। लेकिन राजकुमार शुक्ल, मैं आगे आगे जा रहा था और पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल पीछे पीछे आ रहे थे और कह रहे थे नहीं, आपको मेरी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। आप जो है जो सफलता आप दक्षिण अफ्रीका में पाए थे, उसी सफलता को देखते हुए मैं आपसे मिलने आया हूं और आपको चंपारण किसी भी हाल में आना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर गांधी जी कहते हैं कि ऐसा करो कि आप हमारे जो सचिव हैं ब्रज किशोर हैं, जो बिहार के मुद्दे को देखते हैं और वहां के मुद्दे को साझा करते हैं हमारे साथ, आप उनसे इसके बारे में बता दीजिएगा, ब्रज किशोर के बारे में, ब्रज किशोर जी से मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, वो चलते रहे। अंत में गांधी ने कहा कि मैं कोई कुछ भी हो जाए मैं चंपारण जरूर आऊंगा। तब महात्मा गांधी चंपारण गए और उनको एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है चंपारण बिहार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा जो लखनऊ अधिवेशन 1916 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ऐसे जो जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, जो मेन टॉपिक होते हैं, कभी उसको हम नकार नहीं सकते, उसमें हमें अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। तो भारत में जो किसान आंदोलन हुए हैं, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे जो एग्जाम हो जाए। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 के मूल कारण क्या थे। जो विद्रोह हुआ, जो ये आंदोलन हुआ चंपारण का, उसका मूल कारण क्या था? तो मूल कारणों में सबसे पहले था तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति के तहत कट्ठा, बिहार में कट्ठा कहते हैं उसको, कई जो है कट्ठा मिल करके बीघा बनता है। किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग से प्रति बीघा 3 कट्ठा पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये इतना बड़ा अगर एक कट्ठा जमीन है और इसको अलग अलग कट्ठे में बांटा गया है, तो ये याद रखना 3/20वें भाग जो कट्ठा है, इसी पर नील की खेती करना क्या किया गया था? अनिवार्य किया गया था। यहाँ पे लिखा है अनिवार्य किया गया था। ये तो व्यवस्था थी तीन कठिया पद्धति, लेकिन ये कारण ये नहीं था, कारण कुछ और है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो नील की खेती करनी क्या पड़ती थी? अनिवार्य थी। तीन कठिया पद्धति बिहार में लागू थी। पहले बंगाल में और असम में नील की खेती अंग्रेज करते थे, धीरे धीरे वो बिहार की ओर आए और बिहार में नील की खेती शुरुआत उन्होंने किया। दूसरी बात, 3/20वें भाग पर यह खेती करना अनिवार्य था और किसान खेती कर रहे थे, लेकिन अपनी खुशी से नहीं कर रहे थे, क्योंकि अनिवार्य था, बलपूर्वक उन्हें करना पड़ता था। नहीं करते थे तो उनकी जमीनों पर कब्जा हो जाता था, इसलिए उनको विवश होकर के नील की खेती अपने 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी अपने, ये अनिवार्य था। लेकिन समय के साथ कहा जाता है कि साइंस लगातार डेवलप होता है, तो नील की खेती क्यों की जाती थी? इससे कपड़े की रंगाई होती थी
और कपड़े की रंगाई होने के लिए नील की खेती यहाँ होती थी, और वो नील का रंग इंग्लैंड जाता था, वहां कपड़े की रंगाई होती थी। एक प्राकृतिक प्रोसेस था, चल रहा था। लेकिन ये बहुत लेट हो रहा था, इसमें बहुत देरी होती थी, क्योंकि नील पहले पैदा होगी, बढ़ेगी, फिर फूल होगा, फिर उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा, फिर वो इंग्लैंड जाएगा। उसी दौरान जर्मनी में, याद रखिएगा, रासायनिक रंगों की खोज हो गई। अब रासायनिक रूप से, याद रखिएगा, कृत्रिम रंगों के कारण प्राकृतिक नील की मांग गिरी और खेती घाटे का सौदा बन गई। जर्मनी में, बहुत सिंपल समझो कि जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई। जब जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हुई तो वहां पर क्या हो गया, अब नील जो है रासायनिक रूप से बना जाने लगा। अब ऐसी स्थिति में जब कृत्रिम रूप से रंग आ गए मार्केट में, तो जो प्राकृतिक रूप से रंग आते थे वो महंगे भी होते थे, और ये कृत्रिम रूप से जो आते थे वो सस्ते होते थे। तो मार्केट में कृत्रिम रंगों की मांग बढ़ गई, और जो प्राकृतिक नील की खेती होती थी उसकी डिमांड घट गई। ऐसी स्थिति में जब डिमांड घट गई, तो जो लोग, जो नील बागान मालिक खेती करते थे, उनकी नील अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे कोई लेता ही नहीं था, यूरोप पे बिकता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि घाटा हो रहा है, तो क्यों ना हम जो नील की खेती कर रहे हैं, 3 कठिया पद्धति के तहत करवा रहे हैं, ऐसा करते हैं कि इसको हम रोक देते हैं। अब समझो ध्यान से यहाँ पर कि हम जो रोक देते हैं और हम उस सौदे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जब एक सौदा कैंसिल करने की बात आई कि 3 कठिया पद्धति को समाप्त करेंगे, हम नील खेती भारत में नहीं करेंगे, तो किसानों से कहा कि ये समझौता तोड़ने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। मेन कारण यही था चंपारण में कि उस समझौते को तोड़ने के लिए जिस पैसे की मांग की गई थी, वही चंपारण आंदोलन का मेन कारण था। क्योंकि जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई, अवैध वसूली और लगान वृद्धि। नील की खेती बंद करने के एवज में, अब तो साफ साफ लिखा है कि नील की खेती बंद करने के एवज में जो है आपका तनाव, अवैध कर और सहबेसी लगान की भारी वसूली की जाने लगी। यह कहा गया कि जो हम आपसे करार कर रखे थे नील की खेती करने के लिए, उस करार को हम तोड़ना चाहते हैं, 3 कठिया पद्धति को तोड़ना चाहते हैं। उसके बदले आपको लगान और आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे जो है ये समझौता तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जो नील बागान मालिक थे वो अपना घाटा यहीं से पूरा करना चाहते थे। किसानों का कहना यह था कि जब आपने हमसे समझौता किया था तो क्या हमें कोई पैसा दिया था? जब आज करार तोड़ना है तो क्या हम आपको पैसा क्यों दें? जिस तरह से आपने जो निःशुल्क आपने करार कर रखा था जबरदस्ती, वैसे ही आप इसको तोड़ दीजिए। लेकिन जो वहां के जो नील बागान मालिक थे नहीं मान रहे थे, तब जो है चंपारण किसानों ने जो है आंदोलन किया, और राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में किया। और फिर उन्होंने गांधी जी को जब बुलाया तो चंपारण पूरे दुनिया में ये पहचान बन गया कि चंपारण आंदोलन, जो आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी को एक जो नई पहचान मिली। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा जो चंपारण का मूल कारण क्या था, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज नहीं हुई होती, तो ये कब हुई थी? ये 1915 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और ना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नील की खेती का नील का मार्केट गिरता, और ना वो लोग करार तोड़ते, और ना चंपारण सत्याग्रह होता। ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू करते हैं। टिगर क्या है? राजकुमार शुक्ल का गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया गया 1916 में, 16 में दिया गया लखनऊ अधिवेशन में। प्रमुख सहयोगी याद रखिएगा जो महात्मा गांधी के साथ चंपारण गए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, मजरूल उल हक थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, महादेव देसाई थे और नरहरि पारिक थे। ये सब लोग गए थे कहां पर? महात्मा गांधी के साथ चंपारण गए थे। और या इसमें अधिकांश लोग जो है वो बिहार के कांग्रेस के नेता थे, उनकी अपनी भी एक पहचान थी, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। ठीक है, इन लोगों ने वहां पर महात्मा गांधी के साथ गए और आंदोलन में हिस्सा लिया। तो इन सबके नाम याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। दूसरा,
एनजी रंगा ने इस सत्याग्रह का विरोध किया था। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाए कि चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने चलाया था, जो महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, उसका किसने विरोध किया था, याद रखना एनजी रंगा। एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था। एक ये अपवाद क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक थोड़ा लीक से हट करके है कि चंपारण का दुनिया अगर पूरा भारत सपोर्ट कर रहा है तो एक आदमी है कौन, एनजी रंगा, जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत ना होने पाए आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, प्रथम सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब यह होता है कि हम विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करेंगे। तो जो तीन कठिया पद्धति और कानून बनाया गया है, गांधी जी ने कहा कि हम उसका विनय पूर्वक क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे, अवज्ञा करेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे। इसी को हम सविनय अवज्ञा कहते हैं। तो गांधी का पहला सविनय अवज्ञा कहां शुरू किया गया था, चंपारण में किया गया था, जहां विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करूंगा, हम कोई विरोध नहीं करूंगा, बस मैं कानून आपका नहीं मानूंगा, ये होता है सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा प्रथम गांधी जी का कहां हुआ, चंपारण में हुआ। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश आदेश का उल्लंघन किया गया और 8,000 प्लस किसानों के बयान दर्ज किए गए उस समय। ठीक है, गांधी जी ने वहां पर जो है किसानों के बयान को दर्ज किया कि क्या आप प्रॉब्लम है, क्या आपसे रकम मांगी गई है कि नहीं मांगी गई है। पहले गांधी जी ने इसकी पड़ताल किया और 8,000 से अधिक किसानों से पहले उन्होंने बात किया। जांच समिति, जब ये आंदोलन शुरू हो गया और महात्मा गांधी ने कहा कि, कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी वहां पे पहुंचे चंपारण, तो उनको 1,00,000 लोग मिलने के लिए खड़े थे स्टेशन पे। उस समय वहां के जो मजिस्ट्रेट थे वो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने गांधी से कहा कि आप वापस जाइए। गांधी जी कहा नहीं जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको जानना जरूरी है। जब आंदोलन तेज हुआ और गांधी जी इसमें शामिल हो गए, तब एक जांच समिति बनाई गई। वो जांच समिति का नाम क्या था, चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन किया गया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि याद रखिएगा, चंपारण की समस्या को जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रीरियन कमेटी, नाम था एग्रीरियन कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, FG सलाई थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, याद रखिएगा कि जो चंपारण जांच के लिए चंपारण एग्रीरियन कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, FG सलाई थे, बिल्कुल मत भूलिएगा। गांधी जी और याद रखना कृत्यानंद सिन्हा सिंह भी इसके सदस्य थे। तो जो कमेटी बनाई गई थी उस पर गांधी और कृत्यानंद भी उसके सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। 2 भारतीय सदस्य उसमें थे, गांधी और आपका ये कृत्यानंद, इनको याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, विजय हो गई और चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। चंपारण कृषि अधिनियम कब पास किया गया, 1918 में। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तिनकठिया समाप्त कर दिया गया और अवैध धन का 25% वापस कर दिया गया। जो अवैध धन की वसूली की गई थी उसका 25% क्या किया गया, वापस कर दिया गया और तिनकठिया पद्धति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया, ये कमेटी ने कहा। ठीक है, जांच कमेटी ने रिपोर्ट में कहा। अब गांधी जी एक तरह से सफल हो गए, तो दुनिया, पूरे भारत के कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। तो महात्मा गांधी, जो गांधी जी को उपाधि महात्मा की मिली है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दिया था। और यहाँ उन्हें बापू भी कहा गया। यह भारत में जो है बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान था। इसको हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंपारण याद रखना महात्मा गांधी का जो स्टार्टअप था, यहीं से महात्मा गांधी को स्टार्टअप मिला और महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पहचान मिली, उन्हें बापू और महात्मा की उपाधि मिली, ये याद अच्छे से याद रखिएगा। और यहीं से महात्मा गांधी को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अब कोई भी किसान आंदोलन होता था, कोई भी आंदोलन होता था, तो सब चाहते थे कि महात्मा गांधी हमारे यहाँ आए और आकर के हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें। तो महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, खेड़ा पहुंच गए, क्योंकि जब चंपारण में सफल हो गए महात्मा गांधी, तो खेड़ा के किसानों ने भी महात्मा गांधी को बुलाया। और खेड़ा गुजरात में ही है, तो अब गुजरात में महात्मा गांधी हैं। तो देखा गया कि जैसे उन्हें चंपारण सफलता मिली, तो दुनिया, भारत के अलग अलग क्षेत्रों के किसानों ने उन्हें आमंत्रण करना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। तो महात्मा गांधी अगला जो चंपारण के बाद दूसरा सत्याग्रह किया, वो कौन था, खेड़ा सत्याग्रह था, जो 1918 में हुआ।
ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी की डिमांड बढ़ गई यहीं पर, तो खेड़ा के किसानों ने भी बुला लिया। प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह यही था। क्या था इसमें? सूखा और फसल खराब हो गई थी। एक तरफ सूखा पड़ा हुआ था जिसकी वजह से फसल खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी जो है क्या किया गया, तो उस समय जो है कुनबी और पाटीदार किसानों से निरंतर लगान वसूल किया गया। एक तरफ किसान जो है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसानों की एक समस्या सूखा भी थी, तो एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है और फसल खराब हो गई है, तो एक और दूसरी तरफ किसानों से क्या मांगा जा रहा है, लगान मांगा जा रहा है, तो लगान नहीं देना है। इसीलिए खेड़ा के किसानों ने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। याद रखिएगा, शपथ और नारा क्या था, किसानों ने गीता और कुरान पर हाथ रख करके कर न देने की कसम खाई थी। कुरान, जो मुसलमान थे उनसे कुरानों पर, और जो हिंदू थे उन्हें गीता पर कसम रख के कसम खिलाई गई कि आप कर नहीं देंगे। मोहनलाल पांड्या जो है, पांड्या ने लगान न देने का पहला नारा दिया था। ये भी याद रखिएगा कि वहां पांड्या लोग ज्यादा पाए जाते हैं गुजरात में, तो मोहनलाल पांड्या ने लगान न देने का जो नारा दिया था, याद रखिएगा ये इन्होंने ही दिया था। और खेड़ा सत्याग्रह का नारा यही था, लगान न देना, लगान न अदायगी का यही नारा था। ठीक है, नेतृत्व का प्रवेश क्या हुआ कि 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने बागडोर संभाली। जो है गांधी जी 1918 पहुंचे। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का सक्रिय सहयोग था। तो मुख्य रूप से इसके नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने, महात्मा गांधी उसमें शामिल हो गए। तो महात्मा गांधी कब शामिल हुए? 22 मार्च को ये आंदोलन में शामिल हो गए। अंतिम परिणाम क्या निकला कि सरकार ने गोपनीय दस्तावेज जारी किया। लगान न केवल उन किसानों से ही वसूला जाए जो सक्षम हो, ये जारी किया गया कि जो सक्षम हो उन्हीं से वसूला जाए और सबसे वसूला न जाए। ठीक है, जिस तरह से महात्मा गांधी को क्या मिल गई यहाँ पर, खेड़ा सत्याग्रह में सफलता मिल गई। अपने आप पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बारदौली सत्याग्रह 1928। तो जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं सबको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो याद रखिएगा कि बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो याद रखना, देखा जाए तो संगठन पूरे क्षेत्र का 13 शिविरों में विभाजन और अनुभवी नेताओं की तैनाती की गई। सरदार पटेल की रणनीति क्या थी, क्योंकि इसके नेता मुख्य रूप से कौन थे? सरदार पटेल थे। सूचना क्या थी? सत्याग्रह पत्रिका का रोजाना प्रकाशन और एक मजबूत खुफिया तंत्र का निर्माण किया गया था। इस दौरान सामाजिक विस्तार, काली पराज, दुबला जो जनजाति का रानी पराज के रूप में उत्थान हुआ। हाली बंधुआ प्रणाली की जांच की गई। तो जो बंधुआ मजदूरी होती है, जो बंधुआ मजदूरी कराई जाती है उसको हाली पद्धति कहते थे, ये याद रखिएगा। महिलाओं की याद रखना भागीदारी से बहुत ज्यादा थी इस आंदोलन में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या हुआ कि 30% याद रखिएगा जयकर समिति द्वारा अनुचित भू राजस्व वृद्धि 1926 में यह तय किया गया था। 21.97% भारी विरोध के बाद सरकार द्वारा इसकी जो है घटाई गई कटौती, जब यह विरोध हुआ। और 6.3% ब्रूमफील्ड मैक्सवेल जांच आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया। और याद रखना, ये जो है जो कर था उसको कम करके कितना कर दिया गया? 6.03% कर दिया गया। ये भी आंदोलन क्या हो गया? सफल हो गया। तो इसके मुख्य नेता कौन थे? गांधी थे। मुख्य रूप से नेता गांधी और आपका पटेल थे। तो पटेल सबसे पहले थे, गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी इसमें शामिल हुए। तो ये बात याद रखिएगा कि जो अगर पूछा जाए कि बारदौली सत्याग्रह में जो कर घटाया गया था कितना परसेंट हो गया था, 6.03%। और किस जांच कमेटी ने किया था, ये भी याद रखना, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल जांच कमेटी के निर्णय पर यह निर्णय लिया गया। और 6.03% जो है कर की कटौती की गई, कितना ही देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, याद रखिएगा। बारदौली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। के एम मुंशी और लालजी नारंगी की जो है, नारंगी का बंबई परिषद से इस्तीफा दिया गया। इतिहासकार महादेव देसाई ने जो है इसके बारे में बताया था। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, एक चीज याद रखिएगा कि जब महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए बारदौली में, तो वहां की महिलाओं ने जो है, याद रखना, पटेल की जो पटेल उपाधि थी, सरदार जो सरदार की उपाधि थी, वो पटेल जी को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन उनकी कहाँ के? बारदौली की महिलाओं की ओर से दिया गया था, क्योंकि महिलाओं ने उन्हें सरदार कहा था। और सरदार का मतलब एक नेता होता है। नेता कोई, जैसे हमारे नहीं कहते सरदार, बहुत बड़े सरदार मत बनो,
अर्थात नेता मत बनो। नेता मतलब यही होता है सरदार, तो कहीं कहीं नेता को सरदार भी कहा जाता है कि उसने नेतृत्व किया है, ठीक है, इसीलिए उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। गांधी जी कृषक युग अगर कहा जाए, एक तुलनात्मक अगर विश्लेषण किया जाए, तो चंपारण, खेड़ा और बारदौली, इन तीनों का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हम इसको एक एक तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मुख्य कारण क्या था, 1917 में तीन कठिया प्रणाली व अवैध वसूली, ये कारण था। और आपका याद रखिएगा, प्रथम सविनय अवज्ञा जांच व बयान दर्ज किए गए। गांधी जी राजेंद्र प्रसाद राजकुमार शुक्ल जो है इनके मुख्य नेतृत्व करता थे। तीन कठिया समाप्त कर दिया गया और 25% धन वापसी की गई जो अवैध वसूली की गई थी। महात्मा और बापू की उपाधि महात्मा गांधी को यहाँ पर मिली थी, कहां पर, चंपारण में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। फसल खराब होने पर भी लगान वसूली की जा रही थी। प्रथम असहयोग था, कर न देना और धर्म की कसम खाई गई थी। गांधी जी वल्लभ भाई पटेल और मोहनलाल आपका पांड्या इसके महत्वपूर्ण नेता थे। मोहनलाल पांड्या जरूर याद रखिएगा, ये आपका जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केवल सक्षम किसानों से लगान वसूली की गई, ये परिणाम निकल के आया। और पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह इसी को माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। चंपारण को पहला वास्तविक सत्याग्रह नहीं माना जाता है, पहला वास्तविक सत्याग्रह कौन था, खेड़ा था, ये भी याद रखिएगा। फिर बारदौली 1928 में हुआ। कारण क्या था कि 30% अनुचित लगान वृद्धि की गई थी। मजबूत संगठन और खुफिया तंत्र का और पत्रिका का प्रकाशन किया गया और लोगों को जागरूक किया गया इसके प्रति। सरदार पटेल और कल्याण जी और कुंवर जी मेहता इसके मुख्य नेता थे, बाद में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। लगान वृद्धि घट करके 0.603% कर दिया गया। और महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि किसको दी गई थी, महिलाओं को, किसको, पटेल जी को दी गई थी। गांधी ने उपाधि दिया था लेकिन महिलाओं की ओर से दिया था, इस बात को याद रखिएगा। तो एक तरह से समरी के रूप में हमें इस चीजों को याद कर सकते हैं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का जन उभार और बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक किसान नेता थे, इन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा किसानों को संगठित किया। ये घूम घूम करके जो है क्या कहते हैं, रामायण का पाठ करते थे और किसानों को एकत्रित करते थे और अवध के क्षेत्र में किसानों को के लिए आंदोलन करते थे। संगठन का विकास किया था। फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा मदन मोहन मालवीय के समर्थन से स्थापना किया गया था संयुक्त प्रांत किसान सभा। उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे। याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत जो किसान सभा 1918 में स्थापना किया गया था, इसमें 3 लोग याद रखना, ये 3 लोगों के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें याद रखना, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण आपका द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर के किया था, याद रखिएगा। फिर आगे क्या हुआ, अब यह संयुक्त प्रांत के लिए बनाया गया था किसान। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। कहां पर, प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र द्वारा स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बाबा रामचंद्र द्वारा याद रखना अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, गलती मत करिएगा। किसानों को बेदखली भूमि न जोतने और बेगार न करने का निर्देश दिया गया था कि आप बेगारी नहीं करेंगे, आप जो है बेदखली भूमि को जोतेंगे नहीं, ये सब जो है इसमें निर्णय लिया गया। तो किस अवध किसान सभा एक क्वेश्चन कम से कम अलग अलग एग्जामों में कम से कम 100 से अधिक प्लस बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको अच्छे से याद रखना कि इसकी स्थापना प्रतापगढ़ में किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने। ये भी क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुका है, ये भी याद रखिएगा। ये भी अच्छे से याद रखना कि संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना किसने किया था, कब किया था, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती नहीं करना है। बात करते हैं नेतृत्व और अनूठी रणनीति की बात करते हैं। तो बाबा रामचंद्र याद रखना मराठी ब्राह्मण जो पूर्व में फिजी में बंधुआ मजदूर थे। तो प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है फिजी, जहां पर याद रखना गिरमिटिया पद्धति के तहत इनको पकड़ के ले जाया गया था और वहां बंधुआ मजदूरी इनसे कराया जा रहा था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। 1920 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू व गौरी शंकर मिश्र को अवध आंदोलन से जोड़ा था इन्होंने, याद रखिएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार, याद रखना, ये काम किया गया। पहले हमारे यहाँ जो नाई और धोबी होते थे, ये एक जजमानी पद्धति के तहत लोगों के यहाँ काम करते थे, तो इनको सामाजिक सहयोग रोक दिया गया। 1919 में प्रतापगढ़ के चिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल सिंह के नेतृत्व में एक अनूठा प्रयोग किया गया। जमींदारों और रियासत के का हुक्का पानी बंद कर दिया गया
और विवादों को पंचायत से सुलझाने पर जोर दिया गया। तो जो नाई धोबी जमींदारों के यहाँ काम करते थे, इनको रोक दिया गया कि आप इनके यहाँ काम नहीं करेंगे, जमींदारों के यहाँ, छोटी छोटी रियासतों के यहाँ, क्योंकि यही लोग जो किसानों का शोषण करते हैं। तो जब इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, इनके घरों में कोई काम नहीं करेगा, तो विवश होकर के हमारा कहना मानेंगे, किसानों का शोषण नहीं करेंगे। ये तरीका किसका था, याद रखिएगा, झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल का था। दुर्गा पाल सिंह का, ये प्रतापगढ़ के किसान नेता थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे से आता है ये क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो आप गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एका आंदोलन 1921 और 22 में अहिंसा के पार की बात करते हैं। तो एका आंदोलन याद रखिएगा, एका मतलब होता है एकता आंदोलन। प्रमुख केंद्र कौन था, तो अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया था। तो एका आंदोलन, अगर एक सिंपल क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि 1921-22 में जो एक आंदोलन चलाया गया था, एका आंदोलन, ये कैसा आंदोलन था? ऑप्शन हो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, जनजातियों का आंदोलन या महिलाओं का आंदोलन, तो क्या बताओगे? किसान आंदोलन था। तो एकाएक किसान आंदोलन था। मुख्य केंद्र कौन था? तो हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और सुल्तानपुर, जो अवध के आसपास के जिले हैं, इन्हीं क्षेत्रों में ये आपका एका आंदोलन चलाया गया था। गंगा जल की शपथ दिलाई जाती थी। किसान गड्ढा खोद करके जल भरते और शपथ लेते कि वह निर्धारित से अधिक लगान नहीं देंगे। किसानों को शपथ दिलाना पड़ता था। आज भी हमारे समाज में जब कोई कसम दिलाता है तो कहते गंगा जल उठाओ, आप गंगा जल उठा के कसम खाओ। तो उस समय गंगा जल का बड़ा महत्व था और आज भी है। गंगा जल मतलब बहुत पवित्र है, और आप इसकी शपथ दिलाई जाती थी कि आप गंगा जल की शपथ लीजिए, आप कि आप निर्धारित कर से ज्यादा पैसा लगान नहीं देंगे। तो याद रखना, ये एक तरीका किसका था? एका आंदोलन का। कारण और मांगे क्या थी? अत्यधिक लगान, बेदखली, गैर कानूनी रूप से खेत छीनना, बेगार प्रथा, ये सब समस्याएं थी जिसको दूर करने के लिए एका आंदोलन काम कर रहा था। मुख्य मांग क्या थी? लगान का नगद में परिवर्तन, लगान का नगद में परिवर्तन किया जाए, ये मांग थी मुख्य रूप से। इसको याद रखिएगा, एका आंदोलन एक किसान आंदोलन था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कट्टरपंथी नेतृत्व की बात करते हैं, याद रखिएगा, मदारी पासी और सहदेव, ये नेता कांग्रेस के अहिंसात्मक सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे। भारी भू राजस्व के कारण छोटे जमींदारों में भी इनका साथ दिया था। तो याद रखिएगा, जो मदारी पासी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था, एका आंदोलन। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, गलती मत करिएगा, अगर आए तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1930 के कारण किसानों में नई चेतना और देशव्यापी संस्थागत विस्तार किया गया। याद रखिएगा, 1930 में विश्व आर्थिक मंदी आ गई। जब मंदी आई विश्व स्तर पे, याद रखिएगा, किसानों में एक नई चेतना बढ़ गई, क्योंकि जब मंदी आ गई तो विदेशी सामान भारत आ ही नहीं पा रहा था। अब यहाँ की जो फसलें थी उनकी डिमांड बढ़ गई, तो किसानों को एक जो है स्टार्टअप मिल गया दोबारा। तो कभी कभी जो है आपदाएं भी अवसर का काम करती हैं। पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब किसान समिति की स्थापना 1937 में की गई। अकाली कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। प्रमुख नेता बाबा जो है सोहन सिंह और ज्वाला सिंह ने पंजाब किसान समिति की स्थापना किया था। तो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में कई किसान सभाएं बनाई गई, कई किसान आंदोलन शुरू किए गए, उसमें पंजाब में भी एक हुआ। उड़ीसा में मालती चौधरी द्वारा 1935 में उत्कल प्रांतिक किसान सभा की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन कम से कम 2500 बार आ चुका है एग्जामों में, याद रखिएगा। उत्कल, उड़ीसा का जो तट है इसको उत्कल तट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो याद रखिएगा, उत्कल में मालती चौधरी, जरूर याद रखिएगा, मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय सभा की स्थापना किया था 1935 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। बिहार की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें ये किसानों के प्राण थे, याद रखिएगा। द्वारा 1929 में बिहार प्रांतिक किसान सभा की स्थापना की गई। बकास आंदोलन चलाया गया था 1946-47 में, इन्होंने चलाया था। तो बिहार प्रांतिक किसान सभा की स्थापना किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको हमें याद रखना है।
बंगाल में बात करते हैं तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1929 में की गई। अकरम खां, अब्दुल रहीम और फजलुल हक द्वारा किया गया था। बाद में ये एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई थी और मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी बनाया था इसने। तो याद रखिएगा, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। असम की बात करते हैं तो करुणा सिंधु राय के नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ नो रेंट मूवमेंट चलाया गया था। तो नो रेंट मूवमेंट कहाँ चलाया गया? असम में। करुणा सिंधु राय के नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ चलाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग किसानों की जो सभाएं बनाई गई थी, अलग अलग आंदोलन किए गए थे, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यह बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में एनजी रंगा द्वारा 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय किसान स्कूल था। ये भी याद रखिएगा कहां पर? तो गुट्टूर जिले में, जिसे निंदूर बोलू कहते थे। ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। तो एनजी रंगा, जिन्होंने चंपारण किसान आंदोलन का विरोध किया था कि गांधी को वहां नहीं जाना चाहिए था, उसी तरीके से याद रखिएगा इन्होंने आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, आंध्र प्रांत किसान सभा की स्थापना की थी। तो भारत में कौन कौन सी किसान सभा की स्थापना की गई थी उस समय बहुत चर्चा में थे। उड़ीसा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका जो है बिहार हो, और चाहे असम हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन कौन किसान सभाएं थी, इनको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती बिल्कुल मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ठीक से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो गलत होने का चांस भी होता है। तो आप लोग गलती मत करिएगा, ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो है वामपंथी विचारधारा और छापा मार युद्ध। याद रखिएगा, वामपंथी विचारधारा भी हमारे इस किसान आंदोलन से साथ जुड़ गई थी। भगत सिंह ने कहा था किसानों को सिर्फ विदेशी शासन से नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों से भी मुक्ति चाहिए, ये भगत सिंह ने कहा था। उन्होंने कहा था कि केवल विदेशी लोग ही शोषण नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ के जमींदार और जो महाजन हैं ये भी शोषण कर रहे हैं, इनसे भी हमें छुटकारा पाने की जरूरत है। साम्यवादी तथा वामपंथी दलों द्वारा किसानों में वर्ग जागरूकता का जो है प्रसार किया गया, यह बात देखिएगा। 1933 में पंजाब में कीर्ति किसान सभा की स्थापना की गई। 1935 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एनजी रंगा और आपका ईएमएस नंबूदरीपाद का प्रसार किया गया। बिहार में जो है आपका कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यान और आपका वामपंथी नेताओं का प्रवेश हुआ। इन लोगों ने भी बिहार में अपने तरीके से वामपंथी आंदोलन का समर्थन किया। वामपंथियों का मुख्य मुद्दे था किसानों का समर्थन करना, किसानों की हितों को लेकर के लड़ाई लड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो वामपंथी लोगों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन अपने तरीके से किया था। भारत या पंजाब की या बिहार के, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किया था। तेलंगाना किसान आंदोलन याद रखेगा 4 जुलाई 1946 को हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? रवि नारायण रेड्डी थे। याद रखिएगा, तेलंगाना किसान जो आंदोलन हुआ था, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, याद रखिएगा। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध था, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो तेलंगाना के क्षेत्र में रवि नारायण रेड्डी ने तेलंगाना किसान आंदोलन की स्थापना किया था। ये एक हिंसक आंदोलन के रूप में इसको याद किया जाता है। इसमें हिंसा भी हुई थी और ये छापामार युद्ध के द्वारा अर्थात गुरिल्ला पद्धति के द्वारा ये लोग काम करते थे। स्वतंत्रता की जो अगर कहा जाए फसल जहां अंतिम निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जाए तो याद रखना 1917 में चंपारण का अहिंसा का बीज बोया गया किसानों के लिए। 1928 में जो याद रखेगा बारदौली में संगठनात्मक शिखर हुआ। गांधी जी यह आंदोलन हमें स्वराज के करीब पहुंचा सकता है, ये इस समय महात्मा गांधी ने कहा था, बारदौली में कहा था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। गांधी जी की सलाह पर उत्तर प्रदेश में आधा कर बारदौली के किसानों की हिजरत के रूप में हुआ। इसके बाद आपका जो है 1946 में तेलंगाना का अंतिम छापामार प्रहार हुआ। तो किसानों का जो आंदोलन हुआ इस चैप्टर में जो मैंने आपको बताया था चंपारण से, तो चंपारण से लेकर के हमने कहाँ तक पहुंचा है आपको तेलंगाना तक, ये हमें देखना है, ये हमें जानना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा ब्रिटिश शासन काल में किसान के जो संघर्ष हुआ और जो उसमें अकाल नीतियां लाई गई। अकाल एक ऐसी समस्या थी जो किसानों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। और याद रखिएगा 1935 में उस 36 में उसके बाद जो किसान आंदोलन हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो एक तरह से जितने भी किसान आंदोलन थे वह आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो उपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध जमीनी विद्रोह हुए और प्रशासनिक सुधारों का एक ऐतिहासिक विश्लेषण क्या था, इसको देख लेते हैं कि किसानों के लिए जो याद रखेगा ब्रिटिश सरकार ने क्या नियम लाए थे, कैसे लाए थे, इनके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
याद रखिएगा, अगर कहा जाए कि कृषक जागरूकता 30 से लेकर 1940 के बीच में अगर कहा जाए, तो जमींदारों, साहूकारों और शोषणकारी आपका कराधान के विरुद्ध एक संगठित संघर्ष के रूप में इसकी शुरुआत होती है। आगे चल के क्षेत्रीय विद्रोहों से लेकर के अखिल भारतीय राजनीतिक मंच तक की यात्रा कैसे शुरू हुई, किसान का एक मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा था, कैसे राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, इसको थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अकाल और प्रशासनिक नीतियां कौन कौन सी लाई गई थी, तो याद है ना, 1769 से लेकर के और 1943 तक जो प्रशासनिक फेरबदल किया गया, प्रशासनिक नीतियां लाई गई और अकाल जो पड़े उनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी चैप्टर महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के तहत अकाल का विनाशकारी जो दौर चला, लगातार अकाल पड़ते थे, लोग मरते थे और सरकार उसके लिए कोई काम नहीं करती थी। मानव निर्मित त्रासदियों के जवाब में अकाल आयोगों का जो क्रमिक विकास किया गया, कौन कौन से अकाल आयोग बनाए गए, इनको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल यहाँ पर मत करिएगा, ठीक है। लिखा है कि भारतीय किसान ने एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, एक तरफ संस्थागत सामंती शोषण था और दूसरी तरफ राज्य की उदासीनता से उपजे विनाशकारी अकाल थी। तो किसान याद रखिएगा आज भी प्रकृति से भी लड़ता है, सरकार से भी लड़ता है। उस समय भी किसान प्रकृति से भी लड़ रहा था और साथ में सरकार से भी लड़ रहा था, सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहा था। तो किसान याद रखिएगा हमेशा जो है संघर्षों के साथ ही फसल उत्पादन करता है और हमारे जो प्लेटों तक खाना पहुंचता है, खेत से लेकर के प्लेट तक, वो बहुत मुश्किल से पहुंचता है। इसीलिए किसानों का सम्मान बहुत जरूरी है। जो काम सेना देश के लिए करती है वही काम किसान देश के लिए करता है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। तो उस समय जब 65 का युद्ध हो रहा था, तो उस समय किसानों का जो संघर्ष था, एक तरफ अकाल पड़ा हुआ था, अकाल पड़ने की वजह से किसान खेतों में लड़ रहा था और 1965 में बॉर्डर पर जवान लड़ रहे थे, तब लाल बहादुर शास्त्री ने यह शब्द कहा था, जय जवान जय किसान। तो किसानों का सम्मान बहुत जरूरी है। किसानों की बहुत बड़ी डिमांड नहीं है कि किसान आपसे बहुत बड़ी डिमांड करता है, किसी भी सरकारों से है, किसान की डिमांड यही होती है कि उसको समय पर सिंचाई की सुविधा मिल सके, समय पर बीज मिल सके, उसके उपज का सही दाम मिल सके, उसको समय पर उर्वरक खाद मिल सके। इसके अलावा किसान ये नहीं कहता कि हमें चांद पे पहुंचा दो, ये कभी नहीं कहता है। बस उसकी जो मेहनत है, उस मेहनत का प्रतिफल उसको सही से मिलना चाहिए। यही किसानों की मांग होती है, किसान आंदोलन में यही मांगे होती है। बाकी किसान ये कभी नहीं कहता है कि आप जो है हमें कुछ ऐसा कर दें जिसकी डिमांड वो करेगा ही नहीं। उसकी जो अपनी डिमांड है उसको पूरा करना सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है, उसको पूरा करना ही सरकार का काम है। सरकार को गठन इसलिए होता ही है कि समस्याओं को दूर करना है, समस्याओं को पैदा ना करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का उदय हुआ। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि भारत के अलग अलग प्रांतों में बहुत सारे किसान सभा बनाए गए थे, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा तेलंगाना में, इसके अलावा आपका जो है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, इन सब आपका उड़ीसा में अलग अलग जो प्रांतीय किसान सभाएं बनाई गई थी, उनको एक कर करके, उन सारे प्रांतीय किसान सभाओं को एक कर करके इसे ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में गठन किया गया। अखिल भारतीय का मतलब होता है पूरे भारत के लिए एक किसान सभा बनाई गया, जो पूरे भारत के अलग अलग मुद्दों को ना देख करके एक साथ सारे मुद्दों को देखा जाए। इसीलिए याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करने का उदय हुआ। कैसे उदय हुआ है इसका, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे 1929 का बिहार में क्या हुआ, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका वास्तविक नाम था नौरंग राय था, इनका नौरंग राय वास्तविक नाम था, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देते हैं। ये बेहटा आश्रम के संस्थापक थे, बेहटा में इन्होंने आश्रम की स्थापना किया था। एक सहयोगी प्रयास के रूप में राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार छात्र सम्मेलन और देश पत्रिका का संचालन किया गया था। राजेंद्र प्रसाद इनका सहयोग किए थे, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो याद रखना 1929 में याद रखिएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। यह बिहार में बीपीएससी में पेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यूपी में भी पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है, ये बात याद रखिएगा। इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ता है, 1933 की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रैयत एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। तो अलग अलग जो स्थापना की जा रही है, बाद में सबको एक कर दिया जाएगा।
फिर आगे चल के क्या हुआ, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में एक ऐतिहासिक विलय हुआ। इसमें जितने भी प्रांतीय किसान सभाएं थी सबको एक कर दिया गया। तेलंगाना अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, बाद में किसान सभा की स्थापना अध्यक्ष स्वामी साजाना सरस्वती थे और इसके महासचिव एनजी रंगा बनाए गए। किसके? अखिल भारतीय किसान सभा के। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। प्रथम अधिवेशन के प्रमुख चेहरा अगर देखा जाए, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सुवर्ण सिंह जोश, प्रमुख इंदुलाल याग्निक द्वारा जो है आपका प्रकाशित किसान बुलेटिन प्रकाशन किया गया था, जिसके माध्यम से अखिल भारतीय किसान सभा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने का, किसानों को जोड़ने का प्रयास इसमें किया जाता था। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1936 में लखनऊ में शाहजानंद सरस्वती द्वारा, याद रखिएगा, कि जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई और प्रांतीय जितने भी किसान सभाएं थी सबको क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया, सबको एक में जोड़ दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। फैजपुर अधिवेशन और किसानों की जीत हुई 1936 में, याद रखिएगा। फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का 1936 में कहां पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था। किसान किसान घोषणा पत्र की मांग की गई तो भू राजस्व की दरों में 50% की कटौती करने का काम किया गया। तो फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी में किसानों के मुद्दे को मुख्य रूप से आगे बढ़ाया गया। ये क्या क्या मांगे की गई थी, याद रखिएगा, उसमें ये दिया गया है। किसानों की ऋणों की अदायगी पर रोक लगाई जाए, भूधृत की सुरक्षा और कृषि मजदूरों को पर्याप्त वेतन दिया जाए, किसान संगठनों को वैधानिक मान्यता दी जाए। ये फैजपुर अधिवेशन में ये आपको मांग की गई थी। परिणाम क्या निकल के आया? 1937 का चुनाव हुआ। ये मांगे कांग्रेस के 1937 के चुनावी घोषणा पत्र का आधार बनी। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा 1936 में चुनाव 37 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने इन मांगों को क्या किया, अपने आप जो है घोषणा पत्र में जारी किया। 1937 में जब प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी तो किसानों को राहत देने के लिए ऐतिहासिक कानून पारित किया गया, क्योंकि किसानों के बल पर ये कांग्रेस आगे बढ़ी थी। इसीलिए कांग्रेस के मुद्दे को जो है सपोर्ट किया और उनके लिए एक नई जो है कानून बनाया। फैजपुर अधिवेशन, याद रखिएगा, दिसंबर 1936 में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। इसी समय एनजी रंगा की अध्यक्षता में किसान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसने कांग्रेस के कृषि कार्यकर्ताओं को गहराई से प्रभावित किया। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ था वो उसके अध्यक्ष एनजी रंगा थे। फैजपुर अधिवेशन में साथ साथ इसका अधिवेशन हुआ और वहां पर किसानों की मांग को जो है गहराई से कांग्रेस के मंच पे रखा गया और फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया, किसानों को मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उसको आगे बढ़ाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। स्वतंत्रता के पूर्व के प्रमुख किसान विद्रोह कौन कौन से हुए, इनको देख लेते हैं। जब हमारा देश आजाद होने के करीब पहुंचा उस समय भी छोटे छोटे बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, विद्रोह हुए। इनको मिलान करने को आता है, इनके इनके इनकी शुरुआत कहाँ हुई, ये कब हुई, नेता कौन थे, ये भी पूछा जाता है। जैसे अगर बात करते हैं, वर्ली विद्रोह 1945 में हुआ था, साहूकारों और जंगल के ठेकेदारों के विरुद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका पुन्ना वायकर विद्रोह 1946 में हुआ था। दीवान की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध यह कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं आपका जो है तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ, जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन कम से कम क्वेश्चन है तो 50 बार आ चुका है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपका तेलंगाना आंदोलन 1946 से लेकर के 51 तक चला, निजाम और जो है रजाकारों के विरुद्ध किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि आजादी के पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे जो किसान आंदोलन हुए थे, ये भी हमें याद रखना, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, केरल हो, चाहे आपका तेलंगाना हो या फिर आपका बंगाल हो। ठीक है। क्षेत्रीय विविधता लेकिन एक समान उद्देश्य, सामंती और औपनिवेशिक बेड़ियों से मुक्ति। तो क्षेत्रीय विविधता थी, अलग अलग क्षेत्रीय किसान आंदोलन बनाए गए थे, लेकिन सबका मुद्दा एक ही था, सब जो है जमींदारों की शोषणकारी नीतियों से हटना चाहते थे, लगान बढ़ी हुई लगान को नहीं देना चाहते थे। तो सबके जो है याद रखिएगा उद्देश्य एक समान थे, कारण चाहे जो अलग अलग रहा हो, लेकिन सबका उद्देश्य यही था कि जो है हमें इन सबसे चीजों से मुक्ति मिलनी चाहिए। थोड़ा इन विद्रोह को हम विस्तार में अगर देखते हैं तो वर्ली और आपका पुनप्रा, आपका क्या कहते हैं, वायलर आंदोलन की बात करते हैं तो वर्ली आंदोलन याद रखना 1945 में हुआ था, बंबई के पास, महाराष्ट्र में, मुंबई के पास, याद रखना वर्ली एक जगह पर है, वर्ली एक जगह है, वहीं पर ये आंदोलन हुआ था। नेतृत्व कौन था? गोदावरी आपका पुरलेकर बाहरी नेता थे और महाराष्ट्र किसान सभा का समर्थन था इसमें।
विपक्षी साहूकार, भूपति और आपका जंगल के ठेकेदार थे। मुख्य मुद्दा वर्ली आदिम जाति द्वारा बेथ बेकार करने से इनकार करना था, इसीलिए ये आंदोलन हुआ था, ये विद्रोह हुआ था वर्ली में। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण, छोटा विद्रोह लेकिन इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। आपका पुनप्रा आपका वायलर आंदोलन जो हुआ था 1946 में हुआ था। त्रावणकोर केरल में हुआ था, त्रावणकोर केरल में था, वहीं पर हुआ था। स्वरूप क्या था? किसानों और मजदूरों का जमींदारों के खिलाफ मिला जुला संघर्ष था। उत्प्रेरक के रूप में जो त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर की दमनकारी नीतियां थी, जिसे किसानों को शोषण कर रहे थे। प्रसिद्ध नारा क्या था कि अमेरिकन मॉडल को अरब सागर में फेंक दो। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी ये नारा पूछ देते हैं, याद रखना ये नारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नारा क्या था इसका? तो नारा था अमेरिकन मॉडल को अरब सागर में फेंक दो। परिणाम क्या निकला? अंततः इस आंदोलन के त्रावणकोर में के भारत विलय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अंत में त्रावणकोर को क्या किया गया? भारत मिलाने का काम यहीं से शुरू हुआ था। यही एक मुख्य कारण इसका माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर तेभागा आंदोलन है, मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अधिकारों की गणित की बात करते हैं तो पुरानी शोषणकारी व्यवस्था क्या थी कि 50% जोतदार जमींदार का हिस्सा होता था। 50% जोत में जमींदार का हिस्सा होता था, 50% बर्गादार बटाईदार किसान का हिस्सा होता था। ये नियम होता था, ये पुरानी शोषणकारी व्यवस्था यही थी। ठीक है, तेभागा की मांग क्या हुई? अधिकारों की गणित क्या थी? तेभागा मतलब होता है एक तिहाई, एक तिहाई की वजह से इसका तेभागा कहते हैं। तो एक तिहाई जोतदार जमींदार को दे लगान, 2/3 किसान का अपना हिस्सा। प्लाउडर कमीशन बनाया गया, बंगाल भू राजस्व आयोग की सिफारिशों पर आधारित था, याद रखिएगा। तो तेभागा मतलब होता है एक तिहाई, उसी आधार पर डिमांड की गई थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? तेभागा आंदोलन रखा गया। ठीक है, ये तेभागा है ना, इसको समझाया गया है उसी तरीके से। आगे लिखा है कि कंपा राज, याद रखना इसके जो प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखना कंपा राज, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, गलती मत करिएगा। कंपा राज और भवन सिंह बंगाल प्रांतीय किसान सभा 1946 में बनाया गया था। किसानों का स्पष्ट निर्णय था कि उपज का आधा नहीं बल्कि केवल एक तिहाई हिस्सा ही लगान के रूप में दिया जाएगा। तो जो पुरानी व्यवस्था पुरानी जो व्यवस्था थी, इनमें 50% मांग रहे थे, वही किसानों ने कहा कि हम 1/3 से ज्यादा नहीं देंगे, अर्थात इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? तेभागा। एक तिहाई भाग ही हम आपको लगान के रूप में देंगे, आधा हिस्सा नहीं देंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तेभागा आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है, अगर क्वेश्चन आए तो गलत आपका ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना आंदोलन 1946 से लेकर के 1951 के बीच में हुआ था। सीपीआई नेता कौन थे? सुंदर रैया आपका के नेतृत्व में हुआ था। तत्कालिक कारण क्या था? कम्युनिस्ट नेता आपका कमर रैया की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसानों से कम दाम पर जबरन अनाज की वसूली की जाती थी, इसीलिए तत्कालिक कारण था, इसीलिए तेलंगाना आंदोलन हुआ। प्रारंभिक लक्ष्य क्या था? कि स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ संघर्ष की यहीं से शुरुआत की गई, याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद याद रखना प्रारंभिक लक्ष्य क्या था? कि ये जो मैंने आपको बताया यही था। रणनीतिक विस्तार क्या हो? आंदोलन का रुख था हैदराबाद के निजाम और उनके हिंसक रजाकारों के खिलाफ ये मुड़ गया। धीरे धीरे ये जो है हैदराबाद तक इसका विस्तार हो गया। अंतिम मांग क्या हुई? कि हैदराबाद निजाम रियासत की सत्ता को समाप्त कर उसे पूर्ण रूप से भारत का एक अंग बना दिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जो आपका अगर कहा जाए तो याद रखना तेलंगाना जो आंदोलन था, ये हैदराबाद के विलय में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि निजाम और उनके जो रजाकार थे वो लगातार किसानों को शोषण कर रहे थे, किसानों को परेशान कर रहे थे, इसीलिए अंत में हैदराबाद का विलय कर लिया गया और उसे भारत का अंग मान लिया गया, क्योंकि हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत में बहुत सारे अकाल जो पड़े, अकाल जो पड़ते थे वो किसानों की समस्या का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। सबसे पहले बात करते हैं तो 1769 से लेकर के और 70 के बीच में जो है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहला भीषण अकाल पड़ा। बंगाल की 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई थी इस अकाल में, भूखमरी की वजह से, बीमारियों की वजह से। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? कंपनी शासन का काल आया। भारत के विभिन्न भागों में कम से कम 12 अकाल और 4 भीषण सूखे पड़े। प्रशासनिक प्रतिक्रिया, अकाल से बचने की कोई ठोस योजना नहीं थी, ये भी कहीं ना कहीं विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण किसानों के लिए बनता था। 1860-61 की बात करें, दिल्ली और आगरा में अकाल राहत कार्यों के लिए पहली बार
दरिद्र शालाओं का जो है प्रयोग किया गया कि जो है क्या किया जाए, पुअर हाउस बनाया जाए, जिससे जो है उनको जो है एक राहत का काम दिया जाए। तो दिल्ली आगरा में प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास कोई प्रयास नहीं था। 1966 का उड़ीसा का अकाल पड़ा। इसे भारतीय इतिहास में विपत्ति का समुद्र कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो सबसे भीषण अकाल पड़ा था, या एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ जिसने ब्रिटिश प्रशासन को अकाल के प्रति अपनी संस्थागत उदासीनता को त्यागने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण अकाल था उड़ीसा का, इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन बार बार पूछा था, सबसे भीषण अकाल था, इसे हम विपत्ति का समुद्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो पहला आयोग था, याद रखिएगा 1860-61 में बनाया गया। रिचर्ड बेयर्ड स्मिथ इसके अध्यक्ष थे। यह पहला अकाल आयोग था। प्रमुख उत्प्रेरक क्या था, दिल्ली और आगरा क्षेत्र का अकाल जो था उसके राहत के लिए बनाया गया था, याद रखिएगा। प्रमुख कार्य क्या था, अकाल राहत के लिए दरिद्र शालाओं के प्रयोग की समीक्षा की गई थी। उस समय जो प्रयोगशालाएं बनाई गई थी लोगों को राहत देने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था। कौन सा, आपका बेयर्ड स्मिथ आयोग बनाया गया था अकाल के लिए, याद रखिएगा। दूसरा आपका जो है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1866 में सर जॉर्ज कैम्पबेल इसके अध्यक्ष थे। कैम्पबेल आयोग बनाया गया था उड़ीसा अकाल की जांच करने के लिए, जिसे विपत्ति का समुद्र कहा जाता है, उसकी जांच के लिए कैम्पबेल आयोग बनाया गया था अकाल के लिए। पहला सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक अकाल आयोग था, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा 1896-97 में जेम्स लायल पंजाब के उप गवर्नर थे, इनके नेतृत्व में बनाया गया अकाल आयोग। याद रखना 1906 से 97 का अकाल का कारण था। राहत कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई और भावी नीतियों का इसमें ढांचागत विकास किया गया। ठीक है, इसके बाद 1900 ईस्वी में, याद रखिएगा, ये आपका क्या कहते हैं, मैकडॉनल्ड आपका आयोग बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। सदी के अंत का भीषण अकाल पड़ा था। पशु बीजों के लिए शीघ्र धन, अस्थायी कुएं खुदाए गए और एक दुर्भिक्ष आपका आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था। तो उस समय सूखा से निपटने के लिए अलग अलग काम किए जाते थे, लेकिन वो व्यापक काम नहीं होते थे, वो जो है काम सीमित होते थे। तो याद रखना ब्रिटिश शासन काल में कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं, किसके समय बनाए गए, मैंने बता दिया। एक लिस्ट भी मैं लगा दे रहा हूँ, इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से अकाल आयोग कब कब आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके समय में आए थे, डिटेल में देख करके आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1883 की अकाल संहिता लाई गई थी। भारतीय आपका दुर्भिक्ष संहिता थी, अकाल संहिता बनाई गई थी, एक नियम लाया गया था। कब लाया गया था, लिटन सरकार द्वारा। याद रखना, लॉर्ड लिटन सरकार द्वारा 1880 में गठित सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। याद रखना, जो लॉर्ड लिटन के समय में ही देखा होगा कि एक तरफ बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा हुआ था और उस समय लाखों लोग मर रहे थे, और इन्हीं के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और महारानी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी और लाखों करोड़ रुपया बर्बाद किया गया था। उसी समय याद रखना, जब भारत के समाचार पत्रों ने ये आवाज उठाई कि नीलो बंसी बजा रहा, रोम जल रहा है, तब देखा होगा भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो ये कौन लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। तो उनके समय जो अकाल पड़ा था उसकी जांच करने के लिए याद रखना आपका रिचर्ड स्ट्रेची आयोग बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1880 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण अकाल आयोग है, इसको बारे में याद रखिएगा। रोजगार की बात करते हैं तो भूख से प्रभावित होने से पूर्व ही लोगों को काम जो है मिलना चाहिए, ये आपका स्ट्रेची आयोग ने सिफारिश किया था, कहा था। अब जो है इसने अनाज प्रबंधन के लिए क्या कहा था कि अनाज के भंडार पर नजर रखी जाए, देश में पर्याप्त उत्पादन होने पर ही अनाज का निर्यात हो, नहीं तो निर्यात ना किया जाए, ये स्ट्रेची आयोग ने कहा। विपत्ति वित्तीय जिम्मेदारी क्या दी गई, अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकार द्वारा वहन किया जाए, आवश्यकता पड़ने पर केंद्र भी सहायता उसकी करेगी, यही निर्णय लिया गया था। पशु संरक्षण, दुधारू पशुओं को सुरक्षित और हरे भरे प्रदेशों में हस्तांतरित करने का प्रबंध किया जाए जो दूध देने वाले पशु हैं, क्योंकि जहां पर हरी घास हो, जहां पर सूखा न पड़ रहा हो, वहां पर उनको क्या किया जाए, भेज दिया जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो स्ट्रेची आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, 1880 में इसका गठन किया गया था, लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और इतना विरोध करने के बाद जो है तब जाकर के लिटन ने इस आयोग की स्थापना किया था। और इसने जो सिफारिश किया है इसको याद रखिएगा, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, अनाज प्रबंधन का मुद्दा हो, वित्तीय जिम्मेदारी दी गई और पशु संरक्षण की बात इसने किया था। 1942-43 का
बंगाल अकाल पड़ा था, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो 1942-43 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भी बंगाल में अकाल पड़ा था। प्रशासनिक विफलता की बात करें तो राहत कार्यों की शुरुआत में जानबूझ करके और घातक देरी की गई, जिससे लोग मर जाएं। वैश्विक युद्ध का दबाव था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सरकार का सारा ध्यान और संसाधन युद्ध सामग्री पर लगा हुआ था, इसीलिए उन लोगों ने जो है बहुत ज्यादा ध्यान बंगाल पर राहत पर नहीं दे पाए। आपूर्ति श्रृंखला का टूटना, युद्ध के कारण बर्मा म्यांमार से चावल के महत्वपूर्ण आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ उसमें चावल ज्यादा पैदा नहीं होता था, तो विदेशों से चावल आता था और युद्ध के कारण बर्मा से चावल हमारे यहाँ म्यांमार से नहीं आ पाया था, ये भी एक कारण था। मानव निर्मित जो है ये त्रासदी के रूप में देखा जाए तो एक महाविनाश केवल प्रकृति की मार नहीं थी, बल्कि इसके लिए मानवीय और प्रशासनिक लापरवाही सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी था। तो प्रकृति ने तो अकाल लड़ाया था, लेकिन अकाल को से लड़ा जा सकता है अगर सही प्रबंधन किया जाए, उचित प्रबंधन किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं किया उस समय। तो लाखों लोग मारे गए केवल सही तरीके से उपचार या प्रबंधन न होने की वजह से। इसीलिए इसे मानव निर्मित जो है आपदा कहा गया, त्रासदी कहा गया, क्योंकि इसमें मानव का रोल ज्यादा था। निष्कर्ष, संघर्ष से संरक्षण तक की बात किया जाए तो जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसमें याद रखिएगा, चाहे आपका तेभागा वर्ली तेलंगाना जैसे जमींदारी संघर्षों से सामंती व्यवस्था जमींदारों की जड़ें हिला दी। किसान सभा ने राजनीतिक एजेंडे में जो है कृषि सुधारों को अनिवार्य बना दिया। याद रखिएगा, किसान सभाओं ने किसानों के सुधार करने के लिए बहुत सारे एजेंडे काम किए। ऐसे में अकाल नीतियों की विफलता हुई, ये तो किसान आंदोलन का दबाव था, जिन्होंने दबाव डाला। याद है ना, क्या कहते हैं 1769 से लेकर के और 1943 तक की त्रसदियों ने सिद्ध कर दिया कि विदेशी शासन भारतीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में असक्षम है। अकाल संहिताओं ने भविष्य के राहत कार्य पर खाका खींचा कि कैसे जो है अकाल से कैसे लड़ा जाए। तो अकाल राहत जो कोष बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। संघर्ष से संरक्षण की बात करें तो इन दोनों ऐतिहासिक धाराओं ने मिलकर के स्वतंत्र भारत में एक नया मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय किसान औपनिवेशिक कालों के निष्क्रिय शिकार होने से उठ करके अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के जो है सक्रिय निर्माता बन गए। इन्हीं संघर्षों ने आजाद भारत में भूमि सुधार और खाद्य सुरक्षा की नींव रख दी। तो आज जो हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया गया, भूमि सुधार कानून बनाया गया, ये किसानों की ही संघर्षों की देन थी, जो आजादी के बाद ये निर्णय लेना पड़ा, भूमि सुधार करना पड़ा। जो भूमिहीन थे वो किसानों को जमीन देनी पड़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमें याद रखना है कि कौन कौन से किसान आंदोलन हुए हैं, कौन कौन से किसान विद्रोह हुए हैं, मैंने पूरा आपको बता दिया है। कल हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।